हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 4 समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर 4 ये रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और ये वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण एशिया का परिचय जानेंगे और फिर दक्षिण एशिया में जो देश शामिल हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में जानेंगे। पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, मतलब पाकिस्तान का इतिहास जानेंगे। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में क्या कठिनाइयाँ आई हैं वो जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध कैसे हैं ये जानेंगे। समझौते कैसे हुए हैं वो जानेंगे। फिर आती है बांग्लादेश की बारी। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले जानेंगे कि बांग्लादेश का क्या इतिहास है, कैसे वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर जानेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। फिर हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। इसके बाद श्रीलंका और सार्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया से परिचय। तो 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए और पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण हुए। तभी दक्षिण एशिया का क्षेत्र दुनिया की नज़रों में महत्वपूर्ण हो उठा। तो उस समय पर क्या था, 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में भारत ने भी 5 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। मतलब भारत और पाकिस्तान दो शक्ति संपन्न देशों की कैटेगरी में आ गया था, परमाणु देशों की कैटेगरी में आ गया था। ठीक है, दोनों देश पावरफुल हो चुके थे। और फिर दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर आपस में ही देशों के संबंध ऐसे हैं कि बहुत तनावपूर्ण है। मतलब आपस में ही देशों में इस तरह के संबंध हैं कि वहाँ पर तनाव ज़्यादा देखा जाता है और सहयोग कम देखा जाता है। बात बात पर यहाँ पर विवाद उठते रहते हैं, एक दूसरे देशों में विवाद होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। ठीक है, पर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ऐसा है कि इस पर दुनिया के सभी देशों की नज़र बनी रहती है। ठीक है, इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो उठा था दुनिया की नज़रों में। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान और मालदीव, ये देश आते हैं दक्षिण एशिया में। ठीक है, और चीन जो है वो दक्षिण एशिया का भाग नहीं है। चाइना एशिया में है बट ये दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता। ठीक है, तो उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता है। मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, इसी क्षेत्र में है, हिंद महासागर इसी क्षेत्र में है, अरब सागर इसी क्षेत्र में है और बंगाल की खाड़ी भी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, फिर क्या है, दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर इतनी तरह के लोग रहते हैं, इतनी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इतने सारे समुदाय पाए जाते हैं, इतनी सारी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं कि ये क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब सारे देशों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र होता है तो कभी सैन्य शासन चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जो कि आगे हम पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, नेपाल में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत था पर उसके बाद यहाँ पर भी लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधि मूलक मतलब जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुने और वो लोकतंत्र को मतलब सरकार को चलाए। ठीक है, दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में यह प्रचलित विचारधारा टूट गई कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में चल सकता है। मतलब पहले लोगों की क्या विचारधारा थी कि लोकतंत्र केवल जो धनी देश हैं उनमें ही चल सकता है। पर जब दक्षिण एशिया के बारे में लोगों ने जाना, दक्षिण एशिया में अलग अलग देशों के लोकतंत्र को देखा, समझा, परखा, तो उससे यह विचारधारा टूट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतंत्र। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतंत्र कैसा है? तो सबसे पहले क्या हुआ था, जनरल अयूब खान ने सबसे पहले देश में शासन की बागडोर संभाली। जैसा कि आपको पता है 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया था और जनरल अयूब खान ने सबसे पहले देश में शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में क्या था, सैन्य शासन था। मतलब सेना का जो जनरल था उसका शासन था, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं था। जनता ने उनके शासन का विरोध किया और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, सबसे पहला जनरल कौन था? अयूब खान। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं।
तो अयूब खान ने क्या था, अपने आप ही अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के लिए करवा लिया था। फिर जनता ने उनका विरोध किया और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर जनरल याहिया खान ने शासन संभाला और उस दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत से युद्ध भी करना पड़ा। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्रता प्राप्त कर बांग्लादेश कहलाया। तो क्यों युद्ध करना पड़ा बांग्लादेश? पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध हुआ, क्यों? बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान था और भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में सहायता करी, जिस वजह से पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ और बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। सबसे पहले क्या था, सैन्य शासन था, उसके बाद भी सैन्य शासन रहा। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नवाज शरीफ। फिर 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करा और फिर से सैन्य शासन चला वहाँ पर। ठीक है, जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में फिर से वहाँ लोकतांत्रिक स्थापना हुई। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2017 में उन्हें फिर से हटा दिया गया। ठीक है, उन्हें क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, इसलिए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। फिर 2018 में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार आई। ठीक है, आगे देखते हैं पाकिस्तान के लोकतंत्र में क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर सैन्य प्रभुत्व है। तो क्या है, पाकिस्तान में हमेशा से ही सेना का प्रभुत्व रहा है। जनता भी सैन्य शासन का विरोध इसलिए नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, सेना के समर्थक जो समूह होते हैं, मतलब जो सेना का समर्थन करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, उनमें क्या है, लोकतंत्र की कमी है। मतलब जो राजनीतिक दल हैं पाकिस्तान के, उन्हें लोकतंत्र चलाना नहीं आता, केवल सेना को आता है, इसलिए वो सेना के जनरल को ही राष्ट्रपति बना देते हैं। लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव है। मतलब जैसे और देश प्रेशराइज करें, अगर बड़े देश पाकिस्तान को प्रेशराइज करें कि वो लोकतंत्र स्थापित करे, तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पर यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव है। कोई अंतर्राष्ट्रीय देश दबाव नहीं बनाता है पाकिस्तान पर। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन हो, इसके लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं होता, तभी सेना को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बढ़ावा मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है, धर्मगुरुओं का प्रभाव है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी समाज में धर्मगुरुओं का काफ़ी प्रभुत्व रहता है और ये लोग सेना को ही उचित मानते हैं, सेना के शासन को ही सही मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के क्या मुद्दे हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव रहता है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे पहला तनाव का मुद्दा क्या है, कश्मीर समस्या। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। दोनों देश कश्मीर को अपना बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 1948 के बीच तथा 1965 को युद्ध हो चुका है। ठीक है, लेकिन इन युद्धों से इस मसले का समाधान नहीं हो सका। फिर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा। हिमालय में भारत पाकिस्तान चीन सीमा पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर का उचित सीमा निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देना। क्या था, सियाचिन ग्लेशियर है एक, वो कहाँ पर है, भारत पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है स्थित। ठीक है, इसका क्या है, सही से सीमा निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि कितना पार्ट भारत में कितना पार्ट पाकिस्तान का है, ये चीज़ निर्धारित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद बना रहता है। ठीक है, हथियारों की होड़ का मुद्दा आता है। फिर हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। सन 1998 में दोनों ने परमाणु परीक्षण किए और तथा दोनों परमाणु अस्त्रों से लैस है। मतलब दोनों देशों के पास भरपूर परमाणु अस्त्र हैं। ठीक है, एक दूसरे पर संदेह रहता है। दोनों देश हमेशा एक दूसरे पर संदेह करते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आतंकवादी, जासूसी, तस्करी, इन सब चीज़ों का आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फिर क्या है, नदी जल बंटवारे पर विवाद होता है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल नदी की व्याख्या और नदी के जल इस्तेमाल को लेकर विवाद बना हुआ है कि कितना जल कौन इस्तेमाल करेगा सिंधु नदी का, इसके बीच विवाद बना रहता है। फिर क्या है, सरक्रीक की समस्या। कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के मध्य मतभेद है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी मुद्दों पर मतभेद है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते। सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि, सितंबर 1960। तो ये एक संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौता हुआ था। ये इंपॉर्टेंट समझौते हैं जिनके बारे में आपको याद करना है, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ताशकंद समझौता था जो 1966 में हुआ, शिमला समझौता जो 1972 में हुआ, और एक दूसरे पर परमाणु केंद्रों पर हमला ना करने का समझौता जो 1988 में हुआ। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ताशकंद समझौता क्या
था। ठीक है, गूगल पर सर्च करके आप लोग बता सकते हैं। ताशकंद समझौता के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया, तो आपकी बुक में ना, जो बुक है आपकी, उसके अंदर ये टॉपिक बाद में दे रखे हैं। सबसे पहले सारे देशों के बारे में बता रखा है और फिर सब देशों के भारत से संबंध बता रखे हैं। बट मैंने क्या किया है, आपको मैं देशों के बारे में भी बता रही हूँ और साथ साथ ही जो भारत से उनके संबंध हैं उसके बारे में भी बता रही हूँ, ताकि एक देश का टॉपिक एक बार में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान का इतिहास क्या था और उसमें लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्यों है, ठीक है, और क्या क्या समझौते हुए हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में शासन और लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। 1947 से 1991 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो जब बुक 2 के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने पढ़ा है इसके बारे में कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, इसके बीच जो विभाजन का आधार था वो धर्म था, कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाएगा। तो एक कोना था ऐसा पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा कोना था पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र में था वो पंजाब की तरफ था, पंजाब का विभाजन किया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ से बंगाल को विभाजित किया गया। जैसे आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे एक बंगाल है, वो पश्चिमी बंगाल है ना। तो जो दूसरा पूर्वी बंगाल था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पर जब वो जगह आज़ाद हो गई तो उसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ के लोग बंगाली थे पर उन पर ज़बरदस्ती उर्दू ला दी जा रही थी। ठीक है, बंगाल की साइड के थे तो ऑब्वियसली बंगाली लोग थे, पर उनसे ज़बरदस्ती उर्दू बोलने को कहा जा रहा था। ठीक है, उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा मानने को कहा जा रहा था। और पश्चिमी पाकिस्तान क्या था, बार बार इसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करता था और अपना रौब जमाता था, प्रभुत्व जमाता था कि ये भी पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो था वो पूर्वी क्षेत्र पर ज़्यादा अपना दबाव बनाता था। फलस्वरूप क्या हुआ, जनता में विरोध शुरू हुआ और लोकतंत्र की मांग उठी। तो जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी, मतलब बांग्लादेश की जनता थी, उसमें विरोध की भावना जगी और लोकतंत्र की मांग हुई। उन्होंने बोला कि अब हमें पाकिस्तान का, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान का सैनिक शासन नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व, मतलब जो आंदोलन चले थे उनका नेतृत्व किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान ने। इन्हें शॉर्ट में शेख मुजीब भी कहा गया है। ठीक है, 1970 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, जन आंदोलन चला रहे थे, तो उनके आंदोलनों को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सेना के हाथों हजारों लोग मारे गए। ठीक है, इसी कारण बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए, मतलब बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए वो लोग। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की। तो जब ये लोग भारत आ गए अपना देश छोड़कर, करीब 80 लाख लोगों ने पलायन किया था उस समय पे, 80 लाख लोग अपना देश छोड़कर भारत आ गए थे। तो उस समय पर भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ था कि इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, नियोजित विकास की राजनीति में। बुक 2 का चैप्टर 2 है, उसमें पढ़ेंगे कि क्या संकट भारत के सामने आया था। ठीक है, तो भारत ने, तो ये लोग जो भारत आए, इनकी हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और सैनिक सहायता भी दी और वित्तीय, मतलब आर्थिक सहायता भी दी। ठीक है, 1971 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ। भारतीय सेना से तो जीत नहीं सकती पाकिस्तानी सेना, है ना। तो क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ और उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान हार गया और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। ठीक है, अब हमने बांग्लादेश का इतिहास जाना, आगे देखते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। भारत में अवैध प्रवास के विषय का ढाका द्वारा खंडन करना। तो भारत में बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं, अवैध प्रवास कर रहे हैं, मतलब घुसपैठ कर भारत में रह रहे हैं। ठीक है, वैध तरीके से नहीं आ रहे हैं, अवैध तरीके से आकर भारत में रह रहे हैं, बस रहे हैं। ठीक है, जिसका ढाका द्वारा खंडन किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत विरोधी इस्लामी जमातों का समर्थन देना, मतलब बांग्लादेश में भारत के विरोध में, मतलब हिंदुस्तानियों के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में इस्लामी जमातें चलाई जा रही हैं। ठीक है, इस्लामी कक्षाएं चलाई जा रही हैं जिनका बांग्लादेश समर्थन करता है, बांग्लादेश सरकार समर्थन करती है इनका। ठीक है, और क्या है, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने क्षेत्र से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार करना। तो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते से गुजरना पड़ता है, पर बांग्लादेश ने उस क्षेत्र का रास्ता देने से मना कर दिया। ठीक है,
तो ये कुछ मुद्दे थे जिन पर मतभेद है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश द्वारा संबंधों को सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है और निम्नलिखित मुद्दों पर सहयोग जताया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो गंगा जल बंटवारे से संबंधित एक हस्ताक्षर किए गए एक समझौते पर, जिसे कहते हैं फरक्का समझौता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने से संबंधित सहमति दोनों ने जताई है। ठीक है, दोनों देश चाहते हैं कि आतंकवाद को रोका जाए और अपराध को रोका जाए और मादक द्रव्य मतलब ड्रग्स की तस्करी को रोका जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बारी आई नेपाल की। बांग्लादेश के बारे में हमने जाना, भारत से उसके संबंध कैसे हैं उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में चलता था सैनिक शासन और लोकतंत्र स्थापित हुआ बाद में, पर नेपाल में क्या था, नेपाल में चलता था राजतंत्र, मतलब राजा का राज चलता था वहाँ पर, फिर उसके बाद लोकतंत्र आया। तो नेपाल की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, काफ़ी अजीब सी है। ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। काफ़ी नाटकीय है, मतलब एक स्टोरी की तरह, एक टेल्स की तरह लगती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेपाल में राजतंत्र चलता था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों के बीच संघर्ष चलता रहा। और फिर क्या हुआ, वहाँ की राजनीति में माओवादी भी प्रभावी हो गए। माओवादी कौन थे भाई? जिसने चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ा है, उसे ज़रूर पता होगा माओवादी क्या होते हैं। ठीक है, तो माओवादी वो लोग होते हैं जो साम्यवाद समर्थक होते हैं। चाइना का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? माओ। ठीक है, तो वो क्या था, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित शासन चलाता था। पूरा साम्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था वो माओ। ठीक है, उसकी विचारधारा से नाम पड़ा माओवादी विचारधारा। ठीक है, उसकी साम्यवादी विचारधारा थी, तो इसलिए उसी की विचारधारा को माओवादी भी कहा गया है। जो उसकी विचारधारा को मानते थे उन्हें माओवादी कहा गया लोगों को। और इसी विचारधारा को लेनिनवादी भी कहा जाता है। तो साम्यवादी विचारधारा के दो नाम और हैं, लेनिनवादी और माओवादी। ठीक है, जो साम्यवादी होते हैं मतलब साम्यवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं, उन्हें माओवादी और लेनिनवादी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या था, पहले तो वहाँ पर राजा और लोकतंत्र के जो समर्थक थे केवल उनके बीच संघर्ष चलता था। फिर क्या है, वहाँ की राजनीति में माओवादी भी आ गए, जो चाहते थे कि राजा भी हट जाए और लोकतंत्र भी हट जाए और क्या हो, साम्यवादी शासन चलाया जाए। नेपाल के राजा, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लंबा त्रिकोणीय संघर्ष मतलब क्या था, तीनों आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, ट्राइंगल था इनके संघर्ष का, तीनों आपस में लड़ रहे थे। नेपाल का राजा लड़ रहा था लोकतंत्र समर्थकों से और माओवादियों से, लोकतंत्र समर्थक लड़ रहे थे राजा से और माओवादियों से, और माओवादी इन दोनों से लड़ रहे थे। ठीक है, तो इनके संघर्ष का क्या परिणाम रहा कि 2002 में राजा ने सरकार को गिरा दिया और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अप्रैल 2006 में क्या हुआ, देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन हुआ जो मोटे तौर पर अहिंसक था। ठीक है, पूरे देश में 2006 में लोकतंत्र के लिए समर्थन हुए, आंदोलन चले जो अहिंसक रहे। ठीक है, इनमें कोई हिंसा नहीं हुई। इनका नेतृत्व किसने किया? 7 पार्टी अलायंस, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये आंदोलन चलाए। ठीक है, उसके बाद 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, यह हमने नेपाल के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। भारत और नेपाल के संबंध अच्छे थे, परंतु कुछ कारणों से इनके बीच मनमुटाव हो गया। नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। तो क्या हुआ, नेपाल और चाइना की दोस्ती को लेकर भारत सरकार काफ़ी नाराज़ रहती है नेपाल से। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत अप्रसन्न है। मतलब भारत के विरुद्ध कैसे तत्व होते हैं, जैसे आतंकवादी हो गए। ठीक है, और गलत विचारधारा वाले जैसे कि बांग्लादेश में थे, इसी तरह के भारत विरोधी जो तत्व हैं उनको के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है नेपाल सरकार। फिर क्या है, नेपाल के लोगों की ये सोच है, अब जैसे भारत नेपाल से अप्रसन्न है, उसी तरह नेपाल भी भारत से कुछ मुद्दों पर असहमत है या फिर अप्रसन्न है। नेपाल के लोगों की ये सोच है कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करती है और उसके नदी जल और बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत उसे अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य एक संधि भी हुई है। अब ऐसा ही नहीं है कि लड़ते ही रहते हैं, कुछ मुद्दों पर सहमति होती है, तो इनके बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो
आज के चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र कैसा है, दक्षिण एशिया से परिचित हुए हम। फिर हमने पाकिस्तान के बारे में जाना, भारत और पाकिस्तान के संबंध जाने। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में जाना, बांग्लादेश और भारत के संबंध जाने। फिर हमने नेपाल के बारे में जाना और भारत और नेपाल के संबंध जाने। इसके अगले वीडियो में मतलब फाइनल पार्ट में हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका में कैसे संघर्ष रहा और भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। और फिर हम जानेंगे कि सार्क क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि सितंबर में यहाँ पर हम लोग अपना आधा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ का। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।